हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेस के बारे में। देखो, कोई भी लाइब्रेरी जब बनता है तो इसका मेन सोल पर्पस यही होता है कि हम किसी भी काम को सिंप्लीफाई कर सकें, राइट। अगर आप देखोगे तो एच के थ्रू अगर हम सर्वर बनाते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखते आ रहे होंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से इस सर्वर को बनाया है, राइट। मैंने यहाँ पे पाथ को निकाला है, मेथड को निकाला है, उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे हमने चेक लगाए हैं और हर चीज़ मैंने खुद से हैंडल किया हुआ है, राइट। यहाँ तक कि जो हम क्वेरी पैरम भेजते हैं, जो हम पैरामीटर्स एक्सेप्ट करते हैं यूआरएल में, वो सारी चीज़ें जब आप एचटीटीपी के थ्रू सर्वर बनाते हो सारी चीज़ें खुद इम्प्लीमेंट करते हो। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करता है एक्सप्रेस लाइब्रेरी। और किसी भी लाइब्रेरी, दुनिया में कोई भी लाइब्रेरी बनते हैं तो उसका मेन पर्पस, सोल पर्पस यही होता है कि कैसे आप अपने वर्क को सिंप्लीफाई कर सको, राइट। क्योंकि प्रोग्रामिंग की दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप री इन्वेंट द व्हील, जो एक कहावत होती है कि री इन्वेंट द व्हील, हर बार व्हील को री इन्वेंट करो। और इसीलिए लोग लाइब्रेरी बनाते हैं ताकि आप सेम काम को बार बार ना करना पड़े, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने जो हैंडलर फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर यूआरएल, मेथड, मैंने सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है और अलग अलग कंडीशन के हिसाब से जो मुझे वर्क करना है और जो मुझे डेटा भेजना है वो डेटा हम भेज रहे हैं, राइट। और अगर आप एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सप्रेस कहता है कि फास्ट अनओपिनिएटेड मिनिमलिस्टिक वेब फ्रेमवर्क है, राइट। अनओपिनिएटेड का मतलब होता है कि आप अपने तरीके से चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे किसी तरीके के रूल रेगुलेशंस और जो फ्रेमवर्क में रूल डिफ़ाइन होते हैं उस तरीके की बात यहाँ पे नहीं हो रही होती है, राइट। ये एक मिनिमलिस्टिक बहुत ही सिंपल अप्रोच से हमारे सर्वर को डिफ़ाइन कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं एचटीटीपी सर्वर की बात करूँ तो एचटीटीपी सर्वर को मैंने अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक हैंडलर फंक्शन बाहर बनाया हुआ है और इस हैंडलर फंक्शन को मैंने एचटीटीपी के क्रिएट सर्वर के अंदर पास किया हुआ है। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आता है तो हर बार वो जो एचटीटीपी का क्रिएट सर्वर है वो इस हैंडलर फंक्शन को कॉल करता है और इस हैंडलर फंक्शन के अंदर जो मैंने लॉजिक है वो लिखा हुआ है, राइट। अगर मैं एक्सप्रेस की बात करूँ तो एक्सप्रेस इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है। सिंप्लीफाई इस सेंस में करता है कि हमें एक तरीका देता है, एक वे लिखने का देता है जहाँ पे हम राउट डिफाइन कर सकते हैं, राइट। उसके अकॉर्डिंग हम अपना कॉल बैक रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे ही एक पर्टिकुलर राउट पे रिक्वेस्ट आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्लैश, और उस स्लैश पे जैसे ही रिक्वेस्ट आता है उस रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉल बैक फंक्शन आपका ट्रिगर होता है, राइट। उसके बाद जो एक्सप्रेस लाइब्रेरी है वो अलग अलग मेथड के हिसाब से फंक्शन बनाए हुए हैं, राइट। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइलोप्लेट कोड है और इस कोड में जैसा कि आप देख सकते हो कि ऐप डॉट गेट, ये एक गेट मेथड है लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन की तरह यूज़ हो रहा है, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आपके एचटीटीपी पे गेट रिक्वेस्ट करता है और इस पर्टिकुलर राउट पे करता है तो हम ये आपका रजिस्टर कॉल बैक ट्रिगर कर देंगे, राइट। और इस रजिस्टर कॉल बैक में हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो ऑब्जेक्ट देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिक्वेस्ट डेटा को निकाल सकते हैं। आप कुछ भी रिस्पॉन्स भेज सकते हैं जो आप रिस्पॉन्स भेजना चाहते हो, राइट। इसी चीज़ को जब मैं एचटीटीपी के अंदर काम करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर चीज़ मुझे खुद हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पाथ निकाला है, मेथड निकाला है, हमने चेक लगाया है और उस चेक के करस्पॉन्डिंग हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स को रिटर्न कर रहे हैं, राइट। और इन चीज़ों को जो एक्सप्रेस है वो सिंप्लीफाई करता है और इसी सिंप्लीफिकेशन के कारण, यही जो सिंप्लिसिटी है इसका, इसके कारण जो एक्सप्रेस है वो वाइडली यूज़ किया जाता है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के अंदर। क्योंकि हर बार आप खुद से चीज़ों को स्क्रैच से बनाना अपने आप में मुश्किल है, राइट। उसके साथ साथ हर चीज़ खुद से हैंडल करना, पार्सिंग करना, जो पूरा पूरा लॉजिक्स लिखना है वो खुद से हैंडल है। इसलिए जो नॉर्मली हम एचटीटीपी का जो सर्वर होता है उसके थ्रू डायरेक्टली हम किसी भी सर्वर साइड पे कोड नहीं कर रहे होते हो, राइट। हम कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होते हैं, उस लाइब्रेरी के थ्रू हम अपने काम को आसान कर सकते हैं, राइट। लेकिन बिहाइंड द सीन जो लाइब्रेरी बनती है वो मेन जो कोर कॉन्सेप्ट यहाँ पे एचटीटीपी सर्वर का ही यूज़ करती है, राइट। इसको मैंने समझाने के लिए आपको ये दिखा दिया कि यूआरएल क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं और जो मेथड के अकॉर्डिंग आप कैसे रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं, राइट। ये कोर प्रिंसिपल है, फाउंडेशन बात है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इस पे जंप कर जाता और सीधा आपको एक्सप्रेस पढ़ाने लगता तो आपको पता ही नहीं होता कि ये गेट क्या है, मेथड्स क्या होते हैं, राइट, यूआरएल्स क्या होते हैं, पाथ कैसे आते हैं, राइट, क्वेरी पैरम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चलती जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, राइट। कि सब चीज़ पार्सिंग करनी पड़ती है, ये सारा लॉजिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है।
अगर आपको एक्सप्रेस को अपने सर्वर पे इंस्टॉल करना है, अपने सर्वर पर रन करना है, सबसे पहले तो आपको पैकेज इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट। पैकेज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने अपने वीडियोस में अभी बात नहीं की है पैकेजिंग के बारे में, राइट। लेकिन पैकेजिंग आप ऐसा समझो कि एक तरीका है जिसमें आप अलग अलग लाइब्रेरीज़ वगैरह को यूज़ करते हो, या नोड.जेएस का जो डिपेंडेंसीज वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह रन करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा पैकेजेस के बारे में, लेकिन अभी में हम सिंपलिसिटी के लिए एक पैकेज इनिशियलाइज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं और एक्सप्रेस की मदद से जो हमने हैंडलर फंक्शन के अंदर जो लॉजिक लिखा हुआ है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। तो पैकेज को इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना होगा npm init, और जैसे ही आप npm init करते हो तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, राइट। तो यहाँ सबसे पहले पैकेज नेम पूछा जाता है, तो पैकेज नेम आप वेब सर्वर अगर रखना चाहते हो तो यहाँ पे एंटर कर दो सिंपली। वर्जन पूछा जाता है कि कौन सा वर्जन आप जो प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो, आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका वर्जन क्या है। तो यहाँ पे अगर आप डिफ़ॉल्ट वर्जन रखना चाहते हो तो रख दो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे वर्जन डाल सकते हो, यानी 1.0.1, 1.0.2। आप किसी भी एप्लीकेशन में जो वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं वो यही है, राइट। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है, तो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है अगर आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो कि सिंपल वेब सर्वर, राइट। एंट्री पॉइंट index.js, तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट का मतलब होता है कि पैकेज को बताना पड़ता है कि जो आपका रूट एंट्री पॉइंट, आपका जो जहाँ से आपका कोड स्टार्ट होने वाला है, जहाँ से फंक्शन आपका स्टार्ट होने वाला है, वो फाइल कौन सा है, राइट। तो यहाँ पे index.js है और index.js हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम इसी को एंटर करते हैं। टेस्ट कमांड अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, गिट रिपोजिटरी भी आप यहाँ पे देना चाहो दे सकते हो, कीवर्ड वगैरह आप दे सकते हो। कीवर्ड का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो प्रोजेक्ट किस बारे में है वो बताने के लिए सर्च वगैरह के अंदर ये काम आती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर है, तो ऑथर का नाम आप दे सकते हो, यानी जो कंपनी जिसके द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाई जा रही है। अगर आप इंडिविजुअल अपना खुद का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो यहाँ पर अपना नाम दे सकते हो। अभी के लिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ, ठीक है। लाइसेंस दे सकते हो, तो लाइसेंस अलग अलग तरीके जो प्रोजेक्ट की लाइसेंस होती हैं, राइट, वो यूज़ कर सकते हो, वो दे सकते हो, ठीक है। ओके करने को कह रहा है, तो मैंने यहाँ पे यस लिखा और यस लिखते ही हमारा जो package.json है वो बन चुका है, राइट। यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे जो हमने नेम दिया, तो ऑलरेडी जो वेब सर्वर है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो हमने वर्जन को एंटर किया था, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1.0.1, वो वर्जन हमें देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से हमारा डिस्क्रिप्शन और जो हमारा मेन है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली करना क्या है, npm install express, ये करना है, राइट। जैसे आपका एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आप package.json के अंदर डिपेंडेंसी के अंदर देखोगे तो जो एक्सप्रेस है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। और उसके वर्जन्स देखने को मिलेंगे। ये वर्जनिंग के बारे में आगे मैं बात करूँगा डिटेल में कि वर्जनिंग क्या होती है और क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे package.log.json है, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा कि ये log.json क्या होता है और package.json क्या होता है। अभी के लिए हम करते क्या हैं कि सबसे पहले तो हम एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेते हैं, const express require, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सप्रेस, राइट। इतना बार करने से हमें एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया। जैसे ही मैंने एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया तो एक्सप्रेस एक यहाँ पे मॉड्यूल है और हम उसके बाद ऐप बनाते हैं, राइट। और ये जो ऐप है वो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये इसको आप ऐसा समझो कि एक हैंडलर फंक्शन ही है, राइट। तो अब अगर हमें हैंडलर फंक्शन बनाना है तो हैंडलर फंक्शन बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। तो जो हम ऐप है, जो ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर अलग अलग मेथड्स और प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा HTTP के मेथड्स होते हैं वो सारे मेथड्स इस ऐप के पास होते हैं, राइट। तो app.get अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि app.get एक मेथड है। ये 2 पैरामीटर लेता है। सबसे पहले तो लेता है नेम। नेम का मतलब ये हुआ कि आप जो पाथ देना चाहते हो, यानी स्लैश या फिर अबाउट या फिर जो भी आप पाथ देना चाहते हो, सबसे पहले तो वो लेता है। तो मैं यहाँ पर सिंपल रखता हूँ स्लैश, और सेकंड जो आर्ग्यूमेंट लेता है वो लेता है ये कॉल बैक फंक्शन। जैसा कि आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल में भी इन्होंने यही चीज़ दिखाया हुआ है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे app.get, इसके अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है हमारा पाथ, कि हमारा कौन से पाथ पे जो यूज़र रिक्वेस्ट करने वाला है वो पाथ हम यहाँ पे देते हैं।
और सेकंड जो आर्गुमेंट होता है वहाँ पे हम हैंडलर्स रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे जो ऐप डॉट गेट है उसके अंदर हम क्या क्या देते हैं, सबसे पहला तो हम देते हैं पाथ यानी राउट, यानी किस राउट पे यूज़र रिक्वेस्ट करने वाला है वो राउट, और सेकंड हम रजिस्टर करते हैं कॉल बैक। और इस कॉल बैक जो हम रजिस्टर करते हैं इसमें हमें दो चीज़ें मिलता है जो कि हमें HTTP के अंदर भी मिलता था, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, राइट। तो यहाँ पे जो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमें हैंडलर फंक्शन के अंदर मिल रहा है वही सेम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पे एक्सप्रेस ने और सिंप्लीफाई कर दिया है उस राइट मेथड को, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके एक मेथड है, और यहाँ पे आप अपना जो भी रिस्पॉन्स का डेटा है वो हम पास कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सिंपल रख देता हूँ हेलो, राइट। अब हम करते क्या हैं कि इस ऐप को यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं। तो अब जब HTTP के पास कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो यहाँ पे वो एक्सप्रेस को डेलीगेट हो जाएगा, और एक्सप्रेस इंटरनली जो हमने राउट डिफाइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे कॉल बैक को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। हम सबसे पहले तो एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं। स्क्रिप्ट दरअसल होता क्या है कि जो हम नोड वगैरह करके रन करते हैं अभी टर्मिनल में, उसी चीज़ को सिंप्लीफाई करता है स्क्रिप्ट हमारा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट स्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, या इंडेक्स आप लिख सकते हो, राइट। अब अगर हमें इसे रन करना है सिंपली, तो हमें करना क्या होगा कि npm रन और स्टार्ट, ये तरीका होता है जिसके थ्रू आप स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, राइट। npm रन कमांड है और स्टार्ट जो हम स्क्रिप्ट बनाते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर किया तब देख सकते हो कि हमारा जो सर्वर है वो बिल्कुल रनिंग स्टेट में है और 3000 पोर्ट पे रन हो चुका है, राइट। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे देखते हैं हम रिक्वेस्ट करके कि जो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं हेलो, वो हमें देखने को मिलता है या नहीं, राइट। यहाँ पे हम चलते हैं और HTTP लोकल होस्ट 3000 इसको हिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे भेजा है हेलो, वो हमें देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हेलो हमें देखने को मिल रहा है, राइट। इसी तरीके से अगर आप और राउट डिफ़ाइन करना चाहो, अगर आप आउट डिफ़ाइन करना चाहो तो ऐप डॉट गेट यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हो, राइट। और इसमें भी हम रजिस्टर कर लेते हैं अपना कॉल बैक, और उस कॉल बैक में क्या मिलता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज़ अबाउट पेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश की जगह अबाउट लिखता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं स्लैश की जगह अबाउट लिखता हूँ तब यहाँ पे देख सकते हो कैन नॉट गेट अबाउट, ये हमें देखने को मिल रहा है, राइट। क्योंकि हमने सर्वर को रिस्टार्ट नहीं किया अभी, तो अगर हम एक बार सर्वर को रीस्टार्ट कर दें npm रन स्टार्ट, राइट, तो हमारा सर्वर रीस्टार्ट होने से जो हमने रजिस्टर किया हुआ है वो रन हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे फिर से आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज़ अबाउट पेज हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अगर आप किसी अननोन पेज पे विजिट कर लेते हो, यानी हेलो अगर ऐसे कुछ पेज पे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कैन नॉट गेट हेलो देखने को मिल रहा है, ये हैंडलिंग भी एक्सप्रेस के द्वारा ही की गई है, ऑलरेडी एक्सप्रेस ने कर रखा है। जब हम अपना हैंडलर बना रहे थे और हम किसी अननोन राउट पे जा रहे थे तो वहाँ पे हमें कुछ और एरर देखने को मिल रहा था, राइट। यहाँ पे लेकिन अगर मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊँ तो, और नेटवर्क टैब में अगर मैं ले जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे एक पर्टिकुलरली HTML में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये राउट रजिस्टर नहीं है इसलिए एक्सप्रेस के द्वारा ये रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली सेंड किया जा रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेटस कोड वगैरह हमें देखने को मिल रहा है कि 404 नॉट फाउंड, ये सारा चीज़ एक्सप्रेस ऑलरेडी करके देता है, राइट। तो ये फ़ायदा होता है हमें लाइब्रेरी यूज़ करने से। लाइब्रेरी यूज़ करके हम अपने काम को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं क्वेरी पैरम भेजना चाहता हूँ या और भी डेटा भेजना चाहता हूँ URL के थ्रू, तो उसे भी हम भेज सकते हैं बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे अबाउट पेज पे जाऊँ, और तो यहाँ पे हमें अबाउट पेज देखने को मिल रहा है, राइट। अगर मुझे क्वेरी वगैरह लेना है तो हैंडलर फंक्शन में हमें हर चीज़ को पास करना पड़ता था, राइट। एक स्ट्रिंग देखने को मिलता था, वहाँ पे स्ट्रिंग को पास करना पड़ता था और तब हमें क्वेरी रिटर्न करके मिलता था, राइट। यहाँ पे वो एक्सप्रेस ऑलरेडी आपको बिल्ट इन तरीके से चीज़ों को करके दे देता है, राइट। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ क्यू, और रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी करके यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, और उसके बाद आप जो भी यहाँ पे क्वेरी पास करोगे उसका नेम देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, और नेम में मैं वैल्यू दे देता हूँ एक्सप्रेस, राइट।
तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट अगर नेम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे जो नेम की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मैं इस वेरिएबल को भी अभी नेम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ टेम्पलेट लिटरल्स, और मैं ये जो नेम हमें देखने को मिल रहा है उसे मैं पास करके दिखाता हूँ आपको, राइट। तो दिस इज़ अबाउट, और यहाँ पे मैं सिंपली नेम रख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेम एक्सप्रेस करूँ और इसको हिट करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमने वैल्यू, ओके तो हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ पे रीस्टार्ट कर लिया अपने सर्वर को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नेम हमने यहाँ पे भेजा है एक्सप्रेस, वो हमें रिटर्न के देखने को मिल रहा है, और वो इसलिए हो पा रहा है कि रिक्वेस्ट ऑलरेडी उस वैल्यू को पार्स करके आपको रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी पैरम के अंदर दे दे रहा है, राइट। इसी काम को अगर खुद आप करने जाते तो यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे पासिंग का पूरा अपना लॉजिक लिखना पड़ता, राइट। वहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बेसिस पे स्प्लिट करना पड़ता, उसके बाद इक्वल टू के बेसिस पे स्प्लिट करना पड़ता की वैल्यू पेयर के जो भी डेटा हम भेजेंगे, राइट। लेकिन एक्सप्रेस वो सारी चीज़ें हमें बिल्ट इन तरीके से करके दे देता है, इसीलिए एक्सप्रेस हम यूज़ कर रहे होते हैं प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस में, क्योंकि हम हर चीज़ को खुद से लिखना नहीं चाहते, राइट। हम नहीं चाहते कि दोबारा हम क्वेरी पार्सिंग करें, दोबारा हम पाथ पार्सिंग करें, दोबारा हम पैरामीटर पार्सिंग करें, राइट। वो सारा काम सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेस हमें दे देता है, ठीक है। अगर आप पैरम भेजना चाहते हो अपनी वैल्यू यूआरएल में तो यहाँ पे आप पैरम भी भेज सकते हो, राइट। उस पैरम को भेजने के लिए यहाँ पे पाथ के अंदर पैरम करके एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, उसमें मिल जाती है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं पैरम की वैल्यू आपको कोशिश करूँ दिखाने की तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, और जो भी पैरम्स हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे अबाउट एक्सेप्ट करूँ तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट और अबाउट लिखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी सजेशन में हमें देखने को मिल रहा है। तो अबाउट के बाद जो भी वैल्यू आप दोगे एक्सप्रेस उसको एज अ पैरम ट्रीट करेगा और इस अबाउट वेरिएबल में वो असाइन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं देता हूँ नोड जेएस, और उसके बाद अगर मैं पैरम की वैल्यू भी प्रिंट करके आपको दिखाऊँ तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console डॉट लॉग और पैरम, और यहाँ पे मैं पी की वैल्यू अगर प्रिंट करूँ और रीस्टार्ट करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जो वैल्यू मैं नोड जेएस भेज रहा हूँ पैरम में वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। तो अगर मैं हिट करूँ यहाँ पे तो अभी तो हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। आई थिंक हमारा सेव होके रीस्टार्ट मैंने नहीं किया, तो अगर मैं दोबारा रीस्टार्ट करूँ इसको और अगर मैं हिट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैरम के अंदर नोड जेएस हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से एक्सप्रेस सारे काम को सिंप्लीफाइड कर देता है, आपके हैंडलर्स बना देते हैं, राइट। आपका यहाँ पे जो कॉलबैक है वो रजिस्टर कर देता है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे कि एक्सप्रेस की मदद से हम बहुत सारे काम को कर पा रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम राउट डिफाइन कर पा रहे हैं, यहाँ पे हम कॉलबैक फंक्शन रजिस्टर कर पा रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम क्वेरी पैरम को निकाल पा रहे हैं, अबाउट जो हमारे पैरम्स हैं वो निकाल पा रहे हैं, राइट। इतना सारा काम तो एक्सप्रेस ऑलरेडी कर ही रहा है। तो इसके साथ साथ एक्सप्रेस इस सर्वर को स्टार्ट करने वाला काम भी इनबिल्ट तरीके से करता है। तो अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस ऐप के अंदर जो ये ऐप ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक लिसन नाम का फंक्शन है, राइट। और इस लिसन का काम यही है कि इंटरनली वो http.create सर्वर के थ्रू हमारा सर्वर को स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे http server.create सर्वर, उसके अंदर ऐप दिया हुआ है, सर्वर हमने निकाला हुआ है और उस सर्वर को यहाँ पे हमने स्टार्ट किया हुआ है, राइट। ये सारे काम को ऑलरेडी एक्सप्रेस ऑलरेडी एक सिंपल फंक्शन में कर लेता है, ठीक है। तो app.listen, ठीक है। और इस लिसन के अंदर हम देते हैं अपना पोर्ट नंबर, तो यहाँ पे जो हमने पोर्ट नंबर दिया हुआ है 3000 वो दे देते हैं, और जो कॉल बैक हमने यहाँ पे दिया हुआ है उस कॉल बैक को दे देते हैं। जो HTTP का लिसन फंक्शन है जो काम वो करता था वो सेम काम हमारा app.listen फंक्शन करता है, राइट। लेकिन बिहाइंड द सीन आप ये समझो कि ये कुछ जादू नहीं कर रहा है, ये बस सिंपली HTTP क्रिएट सर्वर को ही कॉल कर रहा है, और HTTP क्रिएट सर्वर के ऊपर जो सर्वर बन रहा है उसको ये लिसन कर रहा है, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसा जादू नहीं हो रहा कि ये ऐप अपने आप सारी कैपेबिलिटी रखता है।
इंटरनली ये HTTP ही है, HTTP का सर्वर ही है और ये इसी तरीके से काम कर रहा है। HTTP के ऊपर ही ये पूरी की पूरी सारी चीज़ें जो एक लेयर लिखी हुई हैं, एक लाइब्रेरी का एक लेयर लिखा हुआ है और जो सारा काम हमें सिंप्लीफाई करके दे रहा है, राइट। इतना बार करने से अगर मैं इसको रीस्टार्ट करूं और मैं आपको सिंपली हिट करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमें सेम रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो एक्सप्रेस का सर्वर है वो रन हो चुका है और जो हमारा क्वेरी पैरम्स और जो हम पैरम्स यहाँ पे भेज रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको चेंज करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमें चेंज होके वैल्यू देखने को मिल रही है। तो इसी काम को बस सिंप्लीफाई किया हुआ है और जो HTTP का क्रिएट सर्वर है वो बिहाइंड द सीन अंडर द हुड यही चीज़ें चल रही हैं। तो आने वाली वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक्सप्रेस की और कैपेबिलिटी के ऊपर, राइट। यहाँ पे मिडलवेयर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। उसके बाद मैं डेटाबेस वगैरह यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ कि एक्सप्रेस वगैरह में डेटाबेस कैसे यूज़ होते हैं, राइट। और उसके बाद एरर्स कैसे हैंडल किए जाते हैं और हम अलग अलग तरीके के पाथ कैसे रजिस्टर कर रहे होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैं बताऊंगा। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि जो चीज़ें हमें बनी बनाई मिल रही हैं, अगर हमें खुद की अपनी एक लाइब्रेरी बनानी है, खुद का अपना एक एक्सप्रेस बनाना है HTTP मॉड्यूल के ऊपर, तो वो हम कैसे बनाएंगे, राइट। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ इन डेप्थ चीज़ों को समझाने की, पढ़ाने की, तो न केवल मैं यहाँ पे यूज़ केस बताऊँगा कि जो ये एक्सप्रेस है वो कैसे काम कर रहा है, बल्कि मैं ये भी आपको बताऊँगा कि जो बिहाइंड द सीन एक्सप्रेस जैसी लाइब्रेरी हम बना कैसे सकते हैं HTTP के ऊपर, राइट। तो आगे की वीडियो देखते रहो और एक एक करके इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा और डिस्कस करूँगा समझाने की, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।